गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भाई लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे रोटेशन ऑफ ए कॉइल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा था, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे एज प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज द सेल्फ इंडक्शन। सो हेडिंग डालें सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बहुत एक्सटेंसिव यूज आगे नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है एसी उसमें होने वाला है। सो इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझेंगे। भाई क्या है कि मान लो हमारे पास कोई एक कॉइल है। सो मान लो ये मैंने एक कॉइल कंसीडर कर लिया, मान लो ये कॉइल है, ये टर्न्स ऑफ कॉइल में शो कर रहा हूं। So suppose this is a coil, circular coil. अब this is the center of the circular coil, ये axis of the coil है। क्या है कि मान लो मैंने इसको एक सर्किट से जोड़ दिया, मतलब एक सेल से जोड़ दिया और साथ में एक यहाँ रियोस्टेट लगा दिया। रियोस्टेट एक अरेंजमेंट है जिससे आप सर्किट में करंट को चेंज करते हैं। सो मान लो हमने एक यहाँ पर रियोस्टेट जोड़ दिया, ये रियोस्टेट का जॉकी है, ठीक है। इसको अगर ऐसे मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होता है सर्किट में और करंट चेंज हो जाएगा सर्किट में। सो मान लो ये अरेंजमेंट हमने बना लिया। इस सर्किट में जो सेल लगाया है मान लो उसका ईएमएफ कुछ ई के बराबर है, ठीक है, या इसको हम ई नॉट कह देते हैं मान लो, ठीक है। अब क्या है भाई, जो हम ऐसा एक सर्किट बनाएंगे तो क्या होगा, इस कॉइल में करंट फ्लो करने लगेगा। तो कॉइल में करंट अगर हम शो करें तो कॉइल में ऐसे करंट है, यहाँ पर इस तरह से है, ये ऐसे है। सो करंट इस तरह से फ्लो कर रहा, करंट फ्लो करने लगेगा पूरे सर्किट में। अब भाई जो ही करंट फ्लो करने लगेगा क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अगर हम पूछे भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, तो देखो यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर होगा और यहाँ पर बाहर की ओर होगा। सो ये तो मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ भाई, जो आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के चैप्टर में पढ़ा है। ये है भाई क्या है, फील्ड लाइंस है जो यहाँ जनरेट हुए हैं। ये जनरेट क्यों हुए हैं, बिकॉज वी आर फ्लोइंग द करंट आई इन दिस कॉइल। इस कॉइल में हमने करंट फ्लो कराया, इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के थ्रू पास करने लगे। हाँ जी, अब देखो ये जो फील्ड लाइंस है ये इस कॉइल के हर एक टर्न के थ्रू पास कर रहा है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में एक फ्लक्स जनरेट कर रहा है, जिस फ्लक्स का वैल्यू इस करंट पे डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा, देखो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है मान लो हम उसे बी मान लेते हैं। सो इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होगा भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, ठीक है। और अगर मान लो मैं पूछूं कि इस कॉइल से टोटल फ्लक्स कितना पास कर रहा है, तो भाई टोटल फ्लक्स फाई बी टोटल का वैल्यू अगर हम निकलने की कोशिश करें तो क्या होगा भाई, मान लो इसमें n टर्न्स है। सो n टाइम्स फ्लक्स थ्रू ईच टर्न। सो फ्लक्स थ्रू ईच टर्न मान लो मैं फाई बी लिखता हूं। फाई बी का वैल्यू कैसे लिखा जाएगा, b इंटू ए इंटू कॉस थीटा, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के डायरेक्शन में। सो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सो फाई बी टोटल का वैल्यू अगर मैं कहूं तो क्या होगा भाई, n, और ये हो जाएगा b इंटू ए। अब एक बात जरा ध्यान दो, n कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, लेकिन b तो करंट के साथ बदल सकता है ना। सो इस कॉइल में जो भी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। मेरे कहने का मतलब यह है
कि जब हम ऐसा सर्किट अरेंजमेंट बनाएंगे, इस कॉइल में करंट पास करेगा, जिस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा। उस फ्लक्स का वैल्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस जो करंट यहां से पास कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर मान लो मैं जॉकी को इधर मूव करना शुरू करूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं जॉकी को इधर मूव करने लगा, क्या होगा भाई, इस सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज होगा, करंट का वैल्यू चेंज होगा, करंट का वैल्यू चेंज होगा तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। फैराडे का फर्स्ट लॉ याद करो। फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है चाहे किसी भी वजह से अगर फ्लक्स बस खाली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर जाए, चाहे जो भी वजह हो, क्या होगा, तुरंत इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। यानी जो मैं इस कॉइल में करंट को चेंज करूंगा, क्या होगा, इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा होगा, जो उसी बात को अपोज करेगा जिसकी वजह से जनरेट हो रहा है, यानी करंट के चेंज को अपोज करेगा। ये जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है इसको हम लोग बैक ईएमएफ कहते हैं, और ये फिनोमिना जो है इसको हम लोग सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सो व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, सो आप डेफिनेशन लिख लें, लिखिए, द फिनोमिना ऑफ generation of induced EMF in a coil due to the change in current in the same coil, comma, is called self induction। क्या भाई, फिनोमिना एक बार रिपीट कर देना है, फिनोमिना ऑफ जेनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल ड्यू टू द चेंज इन करंट इन द सेम कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। मतलब सेल्फ इंडक्शन क्या है भाई, वो तब होता है सेल्फ इंडक्शन जब किसी कॉइल में हम करंट चेंज करें और उस करंट चेंज की वजह से उसी कॉइल में क्या हो जाए, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाए। ठीक है भाई। अब यहां पर जो मैंने आपको बताया उससे कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, जरा ध्यान से देखो, कि भाई ये जो टोटल फ्लक्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से अब चाहे तो इतना उतार लीजिए, अदरवाइज यहां से डायरेक्ट लिखना शुरू करिए, दैट टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। और अब देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना है। सो हम लोग वो कांस्टेंट लिखते हैं भाई, फाई बी टोटल इक्वल टू हो जाएगा सम कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को एल से डिनोट करते हैं, इनटू आई। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अब ये जो कांस्टेंट मैंने इंट्रोड्यूस किया है, दिस इज ए कांस्टेंट फॉर द कॉइल एंड इट इज कॉल्ड self inductance of the coil। so this is self inductance, या इसको कई बार कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। अब अगर हमको इसको डिफाइन करना हुआ तो ये को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस को भाई L इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाई बी टोटल अपॉन आई। ये मैं इक्वेशन नंबर 2 कर दूं। अब जरा ध्यान दो, इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाए तो भाई L इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई बी टोटल। यहां से हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे भाई, कैसे बोलेंगे, हम कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर।
सो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में या कहीं पूछा जाए डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो आप सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप ये डेफिनेशन बताएंगे। मैं एक बार लिखवा देता हूं, लिखिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स equal to the total magnetic flux linked with the coil, comma, when current in the coil is 1 ampere, when current in the coil is 1 ampere। so ये हम लोगों का डेफिनेशन हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का। अब अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि भाई इस सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू किन बातों पे डिपेंड करेगा, तो देखो भाई ये सोचे जरा अपनी तरफ से सोचते हैं किन बातों पे डिपेंड करेगा। भाई ये L इक्वल टू है फाई बी अपॉन आई, ठीक है ना। तो I का वैल्यू तो आगे कर कैंसिल हो जाना है, क्योंकि ये फाई बी देखो करंट पे डिपेंड, ये मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा तो करंट कैंसिल हो जाएगा। देखो ये मेनली डिपेंड किस पे करेगा, N पर, A पर, ये दोनों क्या है भाई प्रॉपर्टी है कॉइल के, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड पर। मैग्नेटिक फील्ड जो है इस बात पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर मटेरियल मीडियम कौन सा प्रेजेंट है। याद करो म्यू नॉट लिखते हैं या म्यू लिखते हैं। अगर मान लो यहाँ एयर या फ्री स्पेस है तो हम लोग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखते हैं मैग्नेटिक कांस्टेंट। अगर मान लो जो है अगर कोई दूसरा मटेरियल रख दें तो म्यू अपॉन 4 पाई लिखते हैं। सो अगर मान लो पूछा जाए कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल डिपेंड्स अपॉन व्हिच फैक्टर्स, so it is depending upon the structure of the coil and second the medium in which the coil is present। ठीक है, सो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक, सो ये भी लिख लें कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉइल। स्ट्रक्चर का कहने का मतलब यह है कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एंड नंबर 2 इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल मीडियम इन विच द कॉइल इज प्रेजेंट। इसका यूनिट क्या लिखेंगे, देखो भाई इसकी SI यूनिट ऑफ L क्या होना चाहिए भाई, फ्लक्स का यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वेबर और करंट का यूनिट है एम्पियर। सो इट्स इज इक्वल टू होगा वेबर पर एम्पियर, और इसको हम लोग हेनरी कहते हैं। ठीक है, हेनरी, जिसे हम लोग कैपिटल H से डिनोट करेंगे। सो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का SI यूनिट। ठीक है भाई, अब इसके बाद फिर से जरा हम लोग आगे सोचते हैं। देखो भाई क्या है, फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब भी किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो, कॉइल के थ्रू पास करने वाला फ्लक्स चेंज हो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। अब सेकेंड लॉ ये कहता है कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। सो भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट होता है उसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो E इक्वल टू है माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, ये है। ठीक, यहां पर यह ध्यान रखना है, यहां हम लोग टोटल ले रहे हैं, इसीलिए नंबर ऑफ टर्न्स यहां नहीं लिख रहे हैं। ठीक है ना। अब एक बात फिर से ध्यान रख दो कि ये जो ईएमएफ जनरेट होगा वो लेंजेस लॉ को फॉलो करेगा, जिसकी वजह से मैंने यहां माइनस लिखा है, यानी वो उसी बात का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो जनरेट हो रहा है। मतलब ये करंट के चेंज का अपोजिशन करने वाला है। तो इसलिए ये जो ईएमएफ जनरेट होता है उसे हम लोग बैक ईएमएफ कहते हैं और इसको ईबी लिखते हैं। सो व्हाट इज ईबी? इट इज द बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ। सो बैक ईएमएफ का वैल्यू फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग इससे निकलेगा। चलो भाई अगले लाइन पे हम ऐसे लिख दें माइनस डी अपॉन डी टी, और 5 टोटल का वैल्यू यहां से लिख दें कितना है, एल आई। सो दिस इज एल आई।
अब देखो L कांस्टेंट है, वो तो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, सो EB इक्वल टू हो जाएगा माइनस L DI ओवर DT। सो ये मेरा तीसरा इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन हमको ये बता रहा है कि कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। चलो भाई, अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ का वैल्यू एक तो सेल्फ इंडक्टेंस पर डिपेंड करेगा, दूसरा ये DI अपॉन DT पे डिपेंड करेगा। व्हाट इज DI अपॉन DT? DI अपॉन DT इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। मतलब ये बता रहा है व्हाट इज DI अपॉन DT, ये बता रहा है कि कितनी तेजी से आप करंट को चेंज कर रहे हैं। अगर DI अपॉन DT का वैल्यू हाई है, मतलब यू आर चेंजिंग द करंट वेरी फास्ट, उस केस में बैक ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगा। अगर DI अपॉन DT का वैल्यू कम है तो आप, इसका मतलब हुआ आप जो करंट है उसको स्लोली चेंज कर रहे हैं, उस केस में बैक ईएमएफ जो है कम जनरेट होगा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DI अपॉन DT। सो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। सो यहां पर आप चाहें तो अपने नोट्स में लिख लें कि दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the rate of change of current in the coil। फिर से देखो भाई, अगर मुझे कभी कहा जाए कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ कितना है वो बताओ, सो भाई इस इक्वेशन से बस माइनस हटा देंगे, सो हम ऐसे लिख देंगे EB इज मैग्नीट्यूड ऑफ EB इज इक्वल टू L DI अपॉन DT। ठीक है, इसे मैं फोर्थ इक्वेशन कर दिया। अब यहां से मैं, अच्छा हाँ भाई, ये इक्वेशन जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसकी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। सो ये याद रखिएगा, बैक ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है भाई, L DI ओवर DT। अब यहां से हम चाहें तो सेल्फ इंडक्टेंस को एक बार फिर से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे भाई? देखो, सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू ऐसे लिख दें, मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय DI अपॉन DT, ऐसे लिख दें। इसे इक्वेशन नंबर 5 कर दें। अब इसमें देखो कंडीशन लगाएं, इफ DI अपॉन DT इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, इन दैट केस सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ। ठीक है भाई? सो अब हम लोग यहां से फिर एक बार डिफाइन करेंगे। कैसे बोलेंगे? हम कहेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस, यहां से देखो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ जनरेटेड इन इट व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है भाई? सो ये दूसरा तरीका हुआ सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करने का। तो कई बार आपके एग्जाम में क्या होता है कि वो लिख देते हैं कि हाउ टू डिफाइन, मतलब इन टर्म्स ऑफ बैक ईएमएफ डिफाइन करिए या इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स डिफाइन करिए, वो बोल देते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए, दोनों मेथड याद रखना चाहिए। सो भाई इसमें मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, क्या कहा गया कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ generated in the coil when current in the coil is changing at the rate 1 ampere per second। ठीक? सो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का। अच्छा चलो जी, अब इसके आगे के डिस्कशन के लिए सबसे पहले मैं यहां पर जो कुछ फॉर्मूला मैंने यहां बनाया है उनको लिख लेता हूं कि भाई सबसे पहला फॉर्मूला हमारा ये है कि phi b total इक्वल टू L इंटू I। सो ये एक फॉर्मूला है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है? और फिर अगर L का वैल्यू चाहिए, इट इज इक्वल टू phi b टोटल
अपॉन करंट, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। बैक ईएमएफ का वैल्यू माइनस एल डी आई ओवर डी टी, ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ इज एल डी आई ओवर डी टी, ये फोर्थ इक्वेशन है। ये 4 बेसिक इक्वेशन है जिनकी अभी जरूरत है। अब इसे मैं मिटा देता हूं। अब चलो इन चीजों को और अच्छी तरह से थोड़ा समझते हैं। भाई सबसे पहले मान लो मैंने एक ऐसे फिगर बनाया, एक कॉइल बनाया और फिर इसके साथ एक सेल जोड़ा, एक की जोड़ा, ये सर्किट हुआ मेरा, ठीक है। अब देखो अगर हम की को क्लोज करेंगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, क्योंकि यहां पर ईएमएफ का सोर्स लगा हुआ है, सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ठीक। ये कोई कॉइल है हमारा। इस कॉइल, भाई ये कॉइल तार से बना हुआ है, इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। सो अब दूसरा एक और फिगर बनाते हैं ऐसे ही कि मान लो फिर एक कॉइल हमने बनाया, एग्जैक्टली सेम फिगर है, ये की है। सोर्स का ईएमएफ ई नॉट मान लो, यहां पर भी ई नॉट मान लेते हैं। सेल जो लगा हुआ है उसका ईएमएफ ई नॉट के बराबर है। इसका सेल्फ इंडक्टेंस मान लो एल है, इसका भी सेल्फ इंडक्टेंस एल है, दोनों सेम फिगर है। अब जरा ध्यान दो, अगर मान लो मैं की को क्लोज करता हूं तो क्या यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा? ऐसे सोचो भाई, अगर मान लो की को हम क्लोज कर दें, सर्किट में अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान लो इस कॉइल का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है। तो भाई इस सर्किट में करंट कितना होने वाला है? ई नॉट अपॉन आर, ये होने वाला है, मान लो 10 एम्पियर आने वाला है। तो जब ये की ओपन था तो करंट था 0, बाद में ये होने वाला है मेरे एग्जांपल में कितना, 10 एम्पियर। तो करंट का वैल्यू क्या हो रहा है भाई? बढ़ रहा है ना। तो करंट अगर बढ़ेगा मतलब करंट चेंज हुआ, यहां इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, बैक ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है ना भाई। सो यहां पर बैक ईएमएफ जनरेट होगा। सो अगर ऐसा सर्किट बना के दें और पूछे कि बैक ईएमएफ जनरेट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल जनरेट होगा। दूसरा ये वाला केस कंसीडर करो, अगर मान लो मैंने ऐसे बनाया फिगर, ये क्या शो कर रहा है कि मैं जो है की को ओपन कर रहा हूं। सो भाई जब ये की क्लोज्ड था, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस आर है, ये कॉइल का रेजिस्टेंस मान लो आर है, तो इस सर्किट में करंट कितना होगा? ई नॉट अपॉन स्मॉल आर, फिर से मान लो ये 10 एम्पियर है। तो जब ये की क्लोज्ड था, इस कॉइल में करंट था 10 एम्पियर, मैंने इसे ओपन कर दिया, तो फाइनल करंट कितना होना है? 0 होना है। तो मतलब 10 से लेके 0 तक ये डिक्रीज करेगा, फिर चेंज हो रहा है, यानी फिर से यहां बैक ईएमएफ जनरेट होगा। यानी दोनों केस में क्या होगा? बैक ईएमएफ जनरेट होगा, पहली बात। लेकिन बैक ईएमएफ जो जनरेट होगा वो किस तरह का करंट जनरेट करेगा? क्लॉकवाइज करंट जनरेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज? ये कैसे डिसाइड होगा? ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जरा ध्यान दो, कैसे डिसाइड करेंगे भाई? अगर मान लो की को हम क्लोज करते हैं तो जो स्टेडी करंट आने वाला है, जो करंट इस सेल की वजह से है, वो ऐसे होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। इस कॉइल में जो करंट जा रहा होगा ऐसे जा रहा होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे होगा। करंट का वैल्यू यहां इंक्रीज हो रहा है, ठीक, करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। याद रखने के लिए मैं बगल में ये भी बना लिया, लिख लिया भाई कि आई का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक। बैक ईएमएफ यहां जो जनरेट होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई? ये तो बगल में लिखा है, ये हो जाएगा एल डी आई ओवर डी टी, ठीक। अब काम की बात पर आते हैं।
यहां पर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है और करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी यहां पर क्लॉकवाइज करंट बढ़ रहा है। यहां जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा वो चाहेगा कि करंट का वैल्यू न बढ़ने पाए। क्लॉकवाइज करंट बढ़ रहा है, देखो भाई क्लॉकवाइज करंट बढ़ रहा है और ये चाहेगा कि करंट का वैल्यू न बढ़ने पाए, तो ये क्या करेगा, अपना जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट करेगा इसके ऑपोजिट जनरेट करेगा। तो यहां पर अगर करंट क्लॉकवाइज है तो वो करंट ऐसे जनरेट करेगा, जरा ध्यान दो, इस तरह से जनरेट होगा। ओके, सो अगर ऐसे करंट जा रहा है तो भाई ये एक सेल के तरह हुआ जिसका यहां पर पॉजिटिव और यहां नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो अगर हम इसका इक्विवेलेंट बताएं, देखो भाई मैंने क्या बताया, जो इंड्यूस्ड करंट है, मान लो मुझे मैंने स्मॉल आई से डिनोट किया, मैं ये बता रहा हूं कि भाई इसमें इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा, उसी बात का अपोज करेगा जिसकी वजह से जनरेट हो रहा है। मतलब क्लॉकवाइज करंट को वो घटाने की कोशिश करेगा, अपना करंट वो कैसा फ्लो कराएगा, इसके ऑपोजिट, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज करंट को फ्लो कराएगा। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या जरूरी है, यहां पॉजिटिव हो और यहां नेगेटिव हो, ऐसा होना चाहिए। यानी ये कॉइल क्या होगा, खुद अपने आप में एक सेल बन जाएगा जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल इधर। मतलब ये हुआ कि मैं इस बात को ऐसे बनाता हूं, भाई इसी को याद रखना है, ये एकदम कंसेप्ट की चीज है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये कॉइल है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट का वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूं, तो ऐसे में क्या होगा, बैक ईएमएफ जनरेट होगा जिसका यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव होगा, बैक ईएमएफ ईबी के बराबर। यानी ये जो कॉइल है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा एक सेल के, जिसका ईएमएफ कितना है भाई, ईबी के बराबर है, और इस कॉइल का अपना जो रेजिस्टेंस है वो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये स्मॉल आर हो गया। सो अगर किसी सर्किट में ऐसे कॉइल दिया है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो मैं कहूंगा कि भाई ये कॉइल क्या हो गया, एक सेल के इक्विवेलेंट हो गया, जिस सेल का ईएमएफ कितना है, ईबी के बराबर, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, जो कॉइल के वायर का रेजिस्टेंस था। पोलैरिटी कैसे डिसाइड करना है, करंट का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो जिधर से करंट आ रहा है वो पॉजिटिव, जिधर जा रहा है वो नेगेटिव। ठीक है भाई, अब इस वाले पे आते हैं। सबसे पहले कि यहां की है, जिस की को हम ओपन कर रहे हैं, तो क्या है भाई, शुरू में इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था, मान लो ई नॉट के बराबर, ई नॉट यहां पर ईएमएफ है सेल का, तो करंट कितना हो जाएगा, ई नॉट अपॉन आर। मान लो एग्जांपल के तौर पर ये 10 एम्पियर है, तो जब हम लोग की को ओपन करेंगे करंट का वैल्यू यहां डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले सोचो कि करंट किधर फ्लो कर रहा था, अगर ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो देखो करंट का डायरेक्शन आई ऐसे होगा, ये करंट का डायरेक्शन हुआ। ये करंट कौन सा करंट है भाई, ये वो ओरिजिनल करंट है जो इस सेल ने जनरेट किया है। ठीक, अब मैंने की को ओपन किया, जो की को ओपन किया करंट का वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हुआ, तो मैं यहां पर ये लिख ले रहा हूं भाई, याद रखने के लिए, करंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक, करंट अगर डिक्रीज होगा तो भाई यहां इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट जो होगा वो यानी बैक ईएमएफ जनरेट होगा। बैक ईएमएफ का वैल्यू क्या है भाई, फॉर्मूला है एल डी आई ओवर डी टी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ जो इस कॉइल में जनरेट हो रहा है उसका ये वैल्यू है। ये बैक ईएमएफ का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस कॉइल के अंदर एक सेल के तरह ईएमएफ जनरेट हो गया है। मतलब नाउ दिस कॉइल इज इटसेल्फ वर्किंग एज ए सेल। ठीक है ना। यस, ये जो बैक ईएमएफ है इसका नेचर क्या है,
ये उसी बात का अपोज कर रहा है जिसकी वजह से जनरेट हो रहा है। तो भाई देखो यहां पर करंट जो है कैसा है, क्लॉकवाइज, और करंट का वैल्यू कम हो रहा है, तो बैक ईएमएफ चाहेगा कि क्लॉकवाइज करंट कम ना होने पाए। यानी उसको क्या है भाई, वो सोचा कि अब हमको क्या करना है, सपोर्ट करना है। करंट जो है इंड्यूस्ड करंट को ऐसा रखना है कि ये जो ओरिजिनल करंट है उसको सपोर्ट करे। तो सपोर्ट करे तो करंट कैसा हो भाई, ऐसे हो ना, ये इस तरह से हो। ये हमारा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हुआ, जरा ध्यान दो। ये मैं यहां आई लिख दिया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब अगर इंड्यूस्ड करंट ऐसे है और ये अगर सेल की तरह है, तो सोचो करंट हमेशा एक्सटर्नल सर्किट में किधर से किधर होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। यानी ये जो हमारा इंड्यूस्ड सेल बना है उसका पॉजिटिव टर्मिनल यहां है और नेगेटिव टर्मिनल यहां। ठीक है, इसी बात को मैं इक्विवेलेंटली यहां पर बता रहा हूं। देखो भाई क्या है कि मान लो ये हमारा कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L के बराबर है, रेजिस्टेंस R के बराबर है। यहां करंट मान लो I के बराबर फ्लो कर रहा है और करंट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब सर्किट से हम हट गए, यहां पर डायरेक्ट सोचने लगे। ऐसे में क्या होगा भाई, यहां बैक ईएमएफ जनरेट होगा जिसका मैग्नीट्यूड EB है, वो ये वैल्यू है। सबसे इंपॉर्टेंट है पोलैरिटी। सो पोलैरिटी कैसा, ये साइड हमारा नेगेटिव और ये साइड पॉजिटिव। यानी हम ये कहेंगे कि अगर किसी कॉइल में हम करंट को कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो जो बैक ईएमएफ जनरेट होता है उसका पोलैरिटी ऐसा होता है कि करंट विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड ऑफ द इंड्यूस्ड सेल। ठीक है, अब इसी बात को अगर सेल के फॉर्म में बताएं, ये तो कॉइल के फॉर्म में बता रहे हैं, अब इसको सेल के फॉर्म में बताएं, तो भाई हम ये कहेंगे कि ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह पे इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो लिख देंगे। सो दिस इज लाइक दिस। हम ये कहेंगे भाई ये एक सेल बन गया जिसका नेगेटिव यहां है, पॉजिटिव यहां है और इंटरनल रेजिस्टेंस है। सो क्या करेंगे, इस कॉइल को हम सर्किट में रिप्लेस कर देंगे एक ऐसे अरेंजमेंट से। ठीक है भाई, एक बार और चेक कर लो। चलो भाई, अब क्या है कि हम लोगों ने ये समझ लिया कि अगर किसी कॉइल में हम करंट को बढ़ाते हैं, मतलब इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो उससे इक्विवेलेंट सेल जो बनता है बैक ईएमएफ की वजह से, वो किस तरह से उसके पोलैरिटी वगैरह डिसाइड करते हैं। अब कुछ एक्चुअल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। सो एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए लिखिए व्हेन current in a coil is changed at the rate 2 ampere per second, at the rate 2 ampere per second, the induced EMF generated in the coil is 0.5 volt. Induced EMF generated in the coil is 0.5 volt. यहां क्या क्या दिया है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे रखा है 2 एम्पियर पर सेकेंड और मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0.5 वोल्ट। आगे लिखे फाइंड आउट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या है भाई, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में बैठा देना है, खास कुछ करना नहीं है भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ EB इज इक्वल टू होता है L di ओवर dt। सो दिस इज 0.5 इक्वल टू L
into 2. So L equal to 0.5 upon 2 यानी equal to 0.25 हेनरी. 0.25 हेनरी. एक और क्वेश्चन लिखिए. लिखिए a solenoid has self-inductance. A solenoid has a self-inductance 0.2 Henry. A solenoid has a self-inductance 0.2 Henry. Full stop. When current in the solenoid is changed from 2 ampere to 0, from 2 ampere to 0 in 1 millisecond, find out the value of back EMF generated in it. Or number two, what is the total flux? What is the total magnetic flux passing through the solenoid when current in it is 2 एम्पियर. सो इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं. क्या है भाई? एग्जांपल है. क्या कह रहा है? ये सोलिनॉइड है. सोलिनॉइड भी एक तरह का कॉइल ही हुआ जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना दे रखा है? 0.2 हेनरी. ठीक है. करंट का इनिशियल वैल्यू I1 लिख देता है भाई, 2 एम्पियर है. I2 का वैल्यू दे रखा है 0 है. ठीक. टाइम इंटरवल कितना दे रखा है? टाइम इंटरवल दे रखा है 1 मिली सेकेंड यानी 1 इंटू 10 टू दी पावर -3 सेकेंड. ठीक है. इसमें दो चीजें पूछ रहा है. पहला तो हमको पूछ रहा है कि भाई इस बार बैक ईएमएफ कितना जनरेट होगा, भाई मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ कितना होगा. और दूसरा ये पूछ रहा है कि व्हाट इज 5B टोटल फॉर I इक्वल टू 2 एम्पियर. सो ये मेरा क्वेश्चन हो गया. चलो भाई, अब पहला फर्स्ट सॉल्यूशन में, ये भी आसान, बहुत आसान क्वेश्चन. क्या है भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ EB इज इक्वल टू L DI ओवर DT. मैं इसको ऐसे लिख दिया, डेल्टा I अपॉन डेल्टा T. नाउ व्हाट इज डेल्टा I? डेल्टा I इज I2 माइनस I1. ठीक है. I2 माइनस I1 यानी 0 माइनस 2. सो ये आया -2 एम्पियर. लेकिन यहां पर मुझे मॉड निकालना है तो यहां पर मैं 2 लिखूंगा. ठीक है ना, 2 लिखेंगे. सो अब देखो ये हो गया. L का वैल्यू 0.2 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 10 टू दी पावर -3. ठीक है भाई. सो ये हो गया 0.4 इंटू 10 टू दी पावर 3 वोल्ट यानी कितना आ गया? 400 वोल्ट. ये बैक ईएमएफ का वैल्यू हुआ. दूसरी बात, ये फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट देखो, मुझे सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, तो मेरे पास एक और फॉर्मूला है जो यहां पर मैंने लिखा हुआ है. देखो भाई, 5B इज इक्वल टू L इंटू आई. सो 5B इज इक्वल टू L इंटू आई, इसको यूज करना है. सो 5B टोटल इक्वल टू L इंटू आई. तो L का वैल्यू हुआ 0.2 और ये हो गया करंट है 2. सो कितना हो गया? इट इज 0.4
वेबर। ठीक है भाई। सो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब एक थर्ड क्वेश्चन जरा देखो, ये थोड़ा सा टफ होगा। ये एग्जांपल भाई, एक सर्किट मैं दे रहा हूं, दो पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। मान लो ये आपका 10 वोल्ट, ये है आपका 0.2 हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू ये है, ये 10 ओम, ये है 10 वोल्ट, और ये मान लो 5 ओम। ओके, मान लो इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है I के बराबर, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt is plus 20 एम्पियर पर सेकेंड। प्लस 20 एम्पियर पर सेकेंड मतलब करंट का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आपको निकालना है VA माइनस VB का वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। अब देखो यहां पर ये कंसेप्ट जो अभी हम लोगों ने सीखा है उसका यूज होने वाला है। यहां पर इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो हम यहां पर यूज कर रहे थे स्मॉल r, वो 0 मान लेंगे। सो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि भाई इन पर कितना कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो डिसाइड कर लेंगे। ठीक है। सो देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट हमेशा अगर मान लो ये रेजिस्टेंस के लिए बात करें तो करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाता है, तो ये हायर ये लोअर। ठीक है। यहां पर सेल का तो मालूम ही है, इसके लिए भी करंट ऐसे जा रहा है, तो ये हायर ये लोअर। ठीक है, किरचॉफ लॉ यूज करना है। यहां पर बैक ईएमएफ जनरेट होगा। अब देखो सिचुएशन कौन सा है, करंट का डायरेक्शन ये है ना भाई, करंट ऐसे है देखो, और करंट का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये वाला सिचुएशन। यानी इसमें भी क्या है भाई, ये हायर ये लोअर। अब चलो वोल्टेज लिखते हैं। यहां पर वोल्टेज का वैल्यू मान लो इसे V1 लिखते हैं भाई, ये कितना हो जाएगा 10, और करंट का वैल्यू है 2 एम्पियर, यहां लिख लेते हैं I = 2 एम्पियर। सो अब देखो यहां पर वोल्टेज कितना होगा भाई, 10 × 2, सो इट इज 20 वोल्ट। यहां पर 5 × 2, सो इसे मान लो मैं V3 लिखता हूं, तो ये हो जाएगा 5 × 2, यानी ये हो गया 10 वोल्ट। अब रह गया यहां पर बैक ईएमएफ, EB = L × di/dt, तो di/dt 20 और इंटू 0.2, सो 0.2 × 20 कितना है भाई, 4 वोल्ट। ठीक है। अब जरा हम जोड़े कितना टोटल वोल्टेज होगा, किरचॉफ लॉ लिखना है। सिंपल देखो जी, स्टार्ट करते हैं। VA इधर से इधर जा रहे हैं, वोल्टेज क्या हो रहा है, घट रहा है, माइनस में होगा, क्या है भाई 20 वोल्ट। फिर यहां प्लस से माइनस जा रहे हैं, वोल्टेज घट रहा है, फिर -4 वोल्ट। फिर यहां प्लस से माइनस जा रहे हैं, फिर वोल्टेज घट रहा है, फिर -10 वोल्ट। फिर यहां पर 5 वोल्ट, ये आपका 10 वोल्ट का है, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो वोल्टेज फिर घट रहा है, सो -10 वोल्ट, और पहुंच गए B पर VB। सो ये आया VA। अब इन सबको जोड़ो भाई, -44 = VB। VB को इधर ले आओ, 44 उधर ले जाओ, VA माइनस VB = आया 44 वोल्ट। ये आंसर हुआ हमारा।
ठीक है, ये तो हम लोगों ने तब निकाला जब करंट का वैल्यू +20 एम्पियर पर सेकेंड है। अगर यही मान लो मैं करंट का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, करंट बाकी जो है जैसे है, करंट 2 एम्पियर था, 2 एम्पियर रहने देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को मैं कर देता हूं -20 एम्पियर पर सेकेंड, क्या अंतर आएगा? सो भाई चलो यहां लिखते हैं, इफ di/dt इक्वल टू -20 एम्पियर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है भाई? इस बार करंट घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी ये सिचुएशन बनेगा, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। सो इस बार क्या होगा, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, तो जो मैंने 4 वोल्ट को माइनस में लिखा था, इस बार मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा, यानी इस बार मेरा वोल्टेज बढ़ेगा, तो मैं यहां पर प्लस कर दूंगा। सो आंसर यहां पर आएगा 36। सो ये हमारा VA माइनस VB क्या हो जाएगा, 36 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आज हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस के बेसिक्स को समझ लिया। ओके, सो कल हम लोग इस पर जो और कुछ पार्ट हैं, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ए करंट कैरिंग कॉइल, तो ये जिन चीजों को कल हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके, आज क्लास खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।